अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्सेस इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक और जैसे हमने पहले रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ा था कि दोनों का क्या डिफरेंस होता है और स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनका फंक्शन। तो इसमें भी हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है इन दोनों को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एमसीक्यूज की जहाँ तक बात है तो एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस के तौर पर अगर आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। हमें लग रहा होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या हमें ये भी लग रहा होता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन उनका जो यूजेज है वो बताता है कि इस सेंटेंस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव है और इसमें ये इंडेफिनिट है। बात शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव से। डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर मैं इसका नाम देख लूँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीम करने वाला, ये तकसीम के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो जो अपना इफेक्ट तकसीम कर दे, जो अपना इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो हम कह सकते हैं कि इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स इफेक्ट। अच्छा, एक वर्ड होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मैं इसको वाज़ेह करता हूँ कि एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट कहते हैं स्टूडेंट्स के ऐसा लफ्ज जिसका जो पहले मौजूद हो और जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ रिलेट किया जाए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ही इज द बॉय हु हेल्प मी। अब ये हु का एंसीडेंट कौन है? बॉय। सेंटेंस में ही इज द बॉय हु हेल्प मी, तो अब हु से पिछला वर्ड कौन सा है? बॉय है। हु किसको रिलेट कर रहा है? बॉय को रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से बॉय का बन गया, हु का एंटीसीडेंट बन गया। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ एंटीसीडेंट का क्या ताल्लुक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ एंटीसीडेंट का ताल्लुक ये है कि एंटीसीडेंट को रेफर करता है, एंटीसीडेंट को रेफर करता है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट का एक फंक्शन परफॉर्म होता है, इट रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ें हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन में हमें नज़र नहीं आती हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है कि ये अपना इफेक्ट जनरलाइज करता है। यानी कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये स्पेसिफिक किसी की पिन पॉइंट बात कर रहा होगा और इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो किसी पे भी, हर एक पे जनरली अपना इम्पैक्ट डाल रहा होगा। देखने में दोनों सेम है, जैसे कि समबॉडी, समवन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, एनी, वन, बॉडी, और एवरी। मसलन अब देखें कॉम्बिनेशन एवरी वन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नो बॉडी। ये सब के सब इनडेफिनिट प्रोनाउन बन जाते हैं, यही सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। बात इसके इस्तेमाल पे आती है, जहां पे यूजेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपना इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जहां पे जनरलाइज कर रहा होगा वो हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब मैं आपको सेंटेंस में इसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए, और मैं बहुत सारे सेंटेंस आपको बताऊंगा और सेंटेंसेस में आपको फिर बताऊंगा किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, किस तरह से ये। अभी एक सेंटेंस क्योंकि इस स्लाइड के साथ रिलेट कर दूँ क्योंकि इसमें डेफिनेशंस भी आ गई हैं। मसलन मैं लेता हूँ कि समबॉडी, या मैं लिखता हूँ एवरीबॉडी लेता हूँ। अगर मैं एवरीबॉडी का वर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करूँ तो मैं ये लिखूंगा कि एवरीबॉडी of the class should bring his books।
अच्छा, अब देखें, एवरीबॉडी ऑफ द क्लास शुड ब्रिंग हिज बुक्स। ये उस क्लास की बात हो रही है, एवरीबॉडी ऑफ द क्लास, यानी कि ये एवरीबॉडी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सबकी बात भी होगी, अलग अलग बात होगी, हर एक एवरीबॉडी, हर एक की बात। और ये देखें ना, ये इज जो है ऑफ द क्लास शुड ब्रिंग हिज ग्रुप, हिज जो है ये इस बात को वादे कर रहा है कि एज अ सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सिंगुलर ट्रीट होगा ना। तो एवरीबॉडी एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूं होगा कि इसका एंटीसीडेंट सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा, और ये एज एन एंटीसीडेंट ऑफ क्लास काम कर रहा है, यानी कि क्लास का रेफरेंस वहां पे आ गया। इसी सेंटेंस को मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में अगर लिखूं, मैं इधर टॉप पे लिख देता हूं ताकि आपको नजर भी आ जाए। एवरीबॉडी, ये एवरीवन भी हो सकता है, शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो अब देखें, हर एक को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। यहां पे आपको लग रहा है ना कि इनडेफिनिट बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है, जनरलाइज हो गया। इस सेंटेंस में अगर देखें एवरीबॉडी को, तो ये हर एक की बात सिर्फ उस क्लास में मौजूद लोगों की हो रही है, और किसी की नहीं हो रही। हमने क्या कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो स्पेसिफाई का वर्ड जे में रख ले, तकसीम का वर्ड जे में रख ले, स्पेसिफाई। हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं, जबकि इनडेफिनिट में क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। अगर ये दो चीजें आप जे में रखेंगे तो आपको ये वर्ड्स, उसके कॉम्बिनेशन में बहुत सारे और वर्ड्स भी हैं। ये सारे के सारे ये इसकी एग्जांपल्स नहीं है कि यही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव है और इंडेफिनिट है। बहुत सारे और भी डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन पहले इंट्रोडक्शन में आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन से डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपना इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, स्पेसिफाई होता है, पिन पॉइंट कर लेते हैं, और उसमें खास तौर पर ये बात होती है कि इसमें एंटीसीडेंट का इफेक्ट मौजूद होता है, यानी कि जिसकी बात हो रही है वो सेंटेंस में मौजूद है। एवरीबॉडी ऑफ द क्लास, एवरीवन ऑफ यू, एनीबॉडी अमंग दीज स्टूडेंट्स, नोबॉडी ऑफ द, इस ऑफ द का जो वर्ड है ये आपको पिन पॉइंट कर देगा या स्पेसिफाई कर देगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब इसको आप जनरलाइज करेंगे, जिसका इफेक्ट सब मैं कहता हूँ वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, तो क्या आपको लगता है किसी एक बंदे की बात हो रही है? नहीं, एक बंदे की बात नहीं हो रही, ये जनरलाइज है, हर बंदे को, हर एक को अपने पेरेंट्स को फॉलो ओबे करना चाहिए। तो इस सेंस में जब आएगा तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आई होप आपको इसका थोड़ा सा व्यू बन गया। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डिटेल में इनका यूजेज कैसे होता है और ये कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। जी ये अब हम देखते हैं अपने सेंटेंसेस में। एक तो मैंने आपको वो कॉम्बिनेशन में समझाया था ना कि सम बॉडी सम वन, एवरीबॉडी एवरीवन, नो बॉडी नो वन, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके अलावा भी कौन कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउन है और उनमें यूजेज का क्या डिफरेंस है। पहली बात तो बेटा ये है कि आप जरा इनमें देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट होता है, ये एज अ प्लूरल कभी भी नहीं आएगा, जबकि इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको एंटीसीडेंट की बात की थी कि सेंटेंस के अंदर उसका हवाला एंटीसीडेंट का ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, जबकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसा नहीं है, वो जनरलाइज होगा। अब आपके सामने कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंसेस में पहले हम पढ़ते हैं ईच को। ईच एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और ईच एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूँ ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ प्लेड वेल, एक बात थोड़ा सा इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है उसके साथ वर्ब अप्रोप्रिएट ही इस्तेमाल होना चाहिए। आप ये समझ जाएं कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर ट्रीट होगा। जब ये सिंगुलर ट्रीट होगा तो ही आप इसको अच्छे तरीके से जज कर सकेंगे कि यहाँ पे वर्ब हैज आएगा या हैव आएगा। ईच ऑफ द बॉयज, अक्सर ये जो चीज़ है ये कंफ्यूज कर देती है क्योंकि ये प्लूरल में आता है और इस प्लूरल को देख के स्टूडेंट इसको भी प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना।
ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज प्ले, कि उन प्लेयर्स में से हर एक जो है उसने अच्छा खेला, तो ये आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हर एक की बात होगी, अलग-अलग बात होगी। इसी ईच को यहाँ पे ईच इज अलाउड टू गो विद मी, अभी जनरलाइज है, ईच इज अलाउड टू गो विद मी, किसी भी की भी बात हो सकती है। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि इनमें से कौन कौन से हैं जिनमें से ईच हम कह रहे हैं। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं ना ईच ऑफ द बॉयज या ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो किस स्पेसिफाई कर दिया ना, तो जहाँ पे स्पेसिफिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जहाँ पे जनरलाइजेशन है, जनरलाइज इसका इफेक्ट हो रहा है, वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। आइदर को देखते हैं, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड, तो आइदर ऑफ द टू, ये जो ऑफ द टू है ये इस बात की निशानी है कि इसके बाद पहले कोई नाउन आएगा या कोई प्रोनाउन आएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जबकि आइदर ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड या अडॉप्टेड, तो ये जनरलाइज हो गया, किसी भी ऑप्शन की बात हो रही है। ये उनमें से, ये उन दो की बात हो रही है, उन दो में से कोई एक, और ये जो है ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कितने में से है, इसलिए ये जनरलाइज हो गया, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। सेम नीदर है, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन वेल, दोनों में से किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया। नीदर वॉज प्रेजेंट देयर, कोई वहां मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे जनरलाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज नहीं हुआ, इस जगह पे बात हो रही है उन दो की, उन दो में से कोई मौजूद नहीं था। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका यूजेज क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर एंट्री टेस्ट की जो क्लासेस हैं उसमें यूजेज जो है उसके हवाले से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउंस में से बनता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो करते हैं। जी व्यूअर्स, ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ये सीखेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूजेज कैसे करते हैं, और इसमें यकीन करें बहुत सी गलत मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको बड़े आसान तरीके से समझा दूँ। पहली तो बात आप ये देखिए कि मैंने लिखा हुआ है 0, 1 और 2, तो ये 0, 1, 2 क्या है, ये इसकी डिटेल हम देखते हैं। 0 जो है वो नीदर और नन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हम आंखें बंद करके नीदर और नन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बात पता है कि नीदर और नन जो है वो 0 ऑप्शन के लिए ज़रूर इस्तेमाल होता है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, नीदर जो है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं 0 आउट ऑफ 2, किसी दो की बात हो रही है, उन दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई 0 मतलब कोई नहीं, लेकिन कितने में से कोई नहीं, वो जो कितने में से कोई नहीं है ना, वो नीदर के लिए 2 में से कोई नहीं, और नन तब इस्तेमाल करते हैं जब 2 से ज्यादा होंगे। अब जब हम कहते हैं ना कि कोई नहीं था, उन तीनों में से कोई नहीं आया था, अब उन तीनों में से कोई नहीं आया था, या उन सारों में से कोई नहीं आया था, या उनमें से कोई नहीं आया था, तो अब हम नन इस्तेमाल करेंगे, नीदर नहीं करेंगे। लेकिन नीदर कब करेंगे, जब सिर्फ 2 का तस्करा हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 0 आउट ऑफ 2, जो 0 आउट ऑफ 2 है वो नीदर हो गया। 0 आउट ऑफ 2 प्लस, यानी कि 0 आउट ऑफ मैनी, 2 प्लस मतलब मैनी, तो वो नन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि नीदर ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, तो अब ये नीदर आएगा, यहाँ पर नन नहीं आएगा। मैं कहता हूँ नन ऑफ द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, गलत हो जाएगा। नन ऑफ देम was capable of passing the test, अब them आ गया, them I don't know how many, तो इसलिए वो जब ज़्यादा हो जाता है 2 से, तो इसलिए उसको none of all was capable enough to pass the test, अगर मैं कहता हूँ तो ये नन इस तरह से है। अब आते हैं 1 की तरफ, यानी कि चॉइस में एक है, अगर 2 में से एक है तो आइदर इस्तेमाल होगा। ये उसी हायरार्की में मैं जैसे 0 की हायरार्की ना, कि नीदर तब होगा जब 2 में से कोई नहीं, और नन जब होगा जब 2 से ज्यादा में से कोई नहीं। जबकि 1 की ऑप्शन आ गई, अब क्या है 2 में से एक, जब मैं कहता हूं 2 में से कोई एक, कोई एक 2 में से कोई एक तो आइदर होगा, और एनी तब इस्तेमाल करेंगे जब 2 से ज्यादा लोग हों, उनमें से किसी एक की बात हो रही हो। ठीक है, तो हम उसी तरीके से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एग्जांपल आगे भी आएंगी, ये सिर्फ रूल सीख लें कि जब
दो में से किसी एक की बात होगी तो हम आइदर इस्तेमाल करेंगे। जब दो से ज़्यादा में से किसी एक की बात होगी तो हम एनी इस्तेमाल करेंगे। तो वन ऑफ टू एंड वन ऑफ टू प्लस यानी कि वन ऑफ मैनी। तो आइदर जो है वन ऑफ टू है और एनी जो है ये वन ऑफ टू प्लस है। अब हम कहते हैं टू के लिए कोई दो, कोई से दो, तो बोथ का इस्तेमाल तब करते हैं जब दोनों में से दोनों, और ऑल का इस्तेमाल तब करते हैं जब टू प्लस में से टू प्लस यानी कि मैनी आउट ऑफ मैनी, तो फिर ऑल का इस्तेमाल करेंगे। और जब दो की बात हो रही है और उन दोनों की बात हो रही है तो बोथ होगा। हम इन दोनों को भी इंटरमिक्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि नीदर और नन जो है हर जगह पे इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। नीदर का इस्तेमाल कोई नहीं की सेंस में होगा दो में से, नन का इस्तेमाल कोई नहीं की सेंस में होगा ज़्यादा में से, आइदर का इस्तेमाल एक की सेंस में होगा दो में से, एनी का इस्तेमाल एक की सेंस में होगा दो से ज़्यादा में से। बोथ का इस्तेमाल सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं होता। जबकि ऑल का इस्तेमाल जो है, ये सब कह रहे हैं इसको, सब, तो ऑल का इस्तेमाल जो है सब के लिए होता है, दो से ज़्यादा होंगे फिर होगा ऑल। तो ये इसका इस्तेमाल है। अक्सर स्टूडेंट्स में गलती करते हैं। सेंटेंसेस में आपको मज़ीद लिख के देता हूँ, आपसे फिर मैं काम करवाऊंगा, थोड़ा सा आपको इसमें शामिल करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा जी, अब देखते हैं करेक्शन को। मैंने जो भी आपको पिछली स्लाइड में रूल्स बताए, नीदर, नन, एनी, आइदर, एनी के साथ ऐसे ही बोथ और ऑल का, तो उन रूल्स को हम अभी थोड़ा सा सेंटेंसेस में देखते हैं। मेरे पास सेंटेंसेस हैं, इनको मैं देखता हूँ। करेक्शन हम इसको करेक्ट करेंगे जहाँ पे करेक्शन चाहिए होगी। पहला सेंटेंस है नन ऑफ द टू प्लेयर्स हैव प्लेड वेल। तो दो जगह पे मुझे इसमें करेक्शन जो है वो नज़र आ रही है कि हम करेंगे, दो अमेंडमेंट्स करनी है। पहली अमेंडमेंट ये है कि नन जो है वो 0 आउट ऑफ मोर देन 2 होगा, 0 आउट ऑफ मैनी होगा। तो इसलिए अगर 2 की बात हो रही है तो फिर नन सूटेबल नहीं है। या तो नन को चेंज कर देते हैं, इसको नीदर कर देते हैं, नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स। अच्छा, दूसरी क्या है कि ये एज अ सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, नीदर सिंगुलर ट्रीट हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट है वो क्या कहता है कि ये क्या होगा, ये हैज बन जाएगा। नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज प्लेड वेल। अब भी ठीक हुआ, क्योंकि चॉइस की बात थी। तो दो की अगर दो में से हमने जीरो चॉइस करनी है तो फिर वो नीदर अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे अगर ज्यादा प्लेयर्स होते दो से तो फिर यहाँ पे नन ठीक था। यहाँ देखते हैं, नीदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स वर अटेंटिव। तो इस सेंटेंस में देखें, अब यहाँ पे 4 है। जब 4 स्टूडेंट्स हैं, 0 आउट ऑफ मोर देन 2, 0 आउट ऑफ मैनी, तो उसके लिए क्या सूटेबल है, नीदर सूटेबल नहीं है बल्कि नन सूटेबल है। एग्जैक्टली अब आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ गई है कि नन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 है। चॉइस की बात जब हो रही हो मोर देन 2 की, जीरो उसके लिए, जीरो चॉइस के लिए, तो वो फिर नन आता है। और एज अ सिंगुलर ट्रीट करेगा, वो एज अटेंटिव करेगा। इससे इस एस से हमने परेशान नहीं होना। ये तो हमारी चॉइस की, हमने इसको देख के वर्ब यूज़ नहीं करना। हमने अपने सब्जेक्ट जो है वो ये है हमारा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को देख के अपना वर्ब बनाना है। सेंटेंस नंबर 3 आइदर और एनी वाला है, यानी कि आइदर जो है वो एक, दो में से एक, और एनी ज्यादा में से एक। ठीक है, तो आइदर ऑफ दीज बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। अच्छा, ये हालांकि इसमें इस वाले सेंटेंस में कोई पता नहीं कितने बॉयज हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब बॉयज की बात होती है तो फिर वो ज्यादा, मतलब प्लूरल जो है वो 2 से ज्यादा एक सेंस बना रहे होते हैं। वरना यहाँ पे 2 बॉयज आना चाहिए था। यहाँ पे अगर 2 बॉयज मेंशन हो जाता बिलफर्स तो ठीक है, आइदर सही है। लेकिन अगर 2 बॉयज नहीं मेंशन हो रहा है, इसका मतलब ये मुराद देंगे ज्यादा है, तो अब आइदर यहाँ पे सूट कर रहा है। ठीक है, वरना यहाँ पे 2 अगर हम 2 करते हैं तो आइदर ठीक है, सॉरी, लेकिन अब 2 नहीं है
तो अब हम यहाँ पे एनी लगाएंगे, एनी ऑफ दीज बॉयज, अगर ज़्यादा हैं फॉर एग्जाम्पल 4 बॉयज कर लेते हैं, दीज 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। आई बॉट 3 पेन, नीदर वॉज स्मूथ। क्यों जी, इसमें क्या है, क्योंकि लफ्ज 3 है, कोई भी उनमें से अच्छा नहीं था, तो 0 सिलेक्शन मोर देन 2 हो तो नीदर नहीं आता, बल्कि क्या आता है, नन आता है, यहाँ पे नन आएगा। नंबर 5 सेंटेंस, एनी ऑफ द 2 टॉपिक्स कैन बी स्टडीड। अगेन अभी 2 टॉपिक्स हैं, तो जहाँ पे 2 में से एक की चॉइस होगी तो सूटेबल एनी नहीं आएगा, बल्कि आइदर आएगा। आइदर ऑफ द 2 टॉपिक्स कैन बी स्टडीड। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, नीदर ऑफ माई आईज आर नॉट हर्टिंग मी। पहले तो अब देखें कि नीदर, ठीक है, 2 आइज हैं, ऑब्वियसली आइज 2 ही होती हैं, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 2, तो इसका मतलब है कि नीदर सूटेबल है, क्योंकि 2 में से अगर किसी 0 की चॉइस करनी होती है तो उसमें हमें नीदर सूट करता है, नन सूट नहीं करता, तो ये नीदर ठीक है यहाँ पे। लेकिन आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये एज अ सिंगुलर ट्रीट होता है, मैंने आपको बताया कि एज अ सिंगुलर ट्रीट होता है। और यहाँ पे नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि नीदर पहले ही नॉट की ऑप्शन को हमें समझा देता है, नीदर के अंदर एक नॉट छुपा हुआ होता है, तो डबल नेगेशन ही हम एक सेंटेंस में कर सकते हैं, डबल नेगेशन पॉजिटिव हो जाती है, तो इसलिए नॉट को हम यूज करेंगे ही नहीं। तो नीदर ऑफ माई आईज इज हर्टिंग मी, अब ये ठीक हो जाएगा। इस सेंटेंस में नीदर ऑफ देम इज नॉट कमिंग, तो अब देम ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नन ऑफ देम, नॉट नहीं आएगा, नन ऑफ देम इज कमिंग। तो इस तरीके से आप अपने वो जो फॉर्मूला है 2 और 2+ वाला, वो बड़ा आपको हेल्प करेगा, और ये करेक्शन इस तरह की जितनी इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो ये मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन समझा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।